जब एक लड़की की शादी तय होती है तो उसके आँखों में लाखों अरमान सजते हैं। उसके ज़हन में तमाम ऐसे सितारे सजने लगते हैं, वादे ऐसे दिखने लगते हैं कि जो वो अपने पति के साथ करने वाली होती है, जो शादी की रात में जो 7 वचन होते हैं और उन तमाम वचनों के साथ वो वचनबद्ध हो जाती है। अब ऐसे ही एक लड़की होती है जिसकी शादी तो होती है और वो अपने ससुराल जाती है, लेकिन वहाँ से दूसरे दिन ही वो छोड़ कर के अपने ससुराल वालों को अपने घर चली आती है। जब पिता वजह पूछते हैं, तो वजह जो होती है बेहद चौंकाने वाली होती है, जिसको सुन कर के जो पिता है उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, कि आखिर ये क्या हो गया? जो उन्होंने सपने सजाए थे, जिसको देख कर के जिस उम्मीद पे उन्होंने अपनी बेटी को उस घर में छोड़ा था, वही उम्मीद टूटती हुई नज़र आई है और उसके बाद जो अंजाम होता है वो बेहद दर्दनाक होता है, बेहद हैरतगंज होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश, वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है ग्वालियर और इसी ग्वालियर का एक थाना लगता है गछुआ थाना। इसी थाने का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रामधनी होता है। दरअसल जो गाँव है वो समहरुआ गाँव है। रामधनी की पत्नी होती हैं जिनका नाम मनसा देवी होता है और फिर इनका पहले तो कोई संतान ही नहीं थी स्टार्टिंग में, लेकिन फिर इनकी एक बेटी होती है बड़ी ही मन्नत के बाद और उस बेटी को इन्होंने बेहद दुलार दिया, लाड प्यार करके। बेटी जब बड़ी होती है, बेटी की उम्र जब 19 साल पार कर जाती है, तो फिर उनके ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ आ जाता है। कहते हैं जब लड़की बड़ी होने लगती है तो पिता के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ तो बढ़ ही जाती हैं, क्योंकि एक शादी करने की टेंशन, अलग-अलग समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। अब ऐसे ही समस्या रामधनी के साथ खड़ी होती है। दरअसल रामधनी अब अपनी बेटी की शादी की चर्चा इधर-उधर करने लगते हैं। अपनी पत्नी से पहले कहते हैं कि अब बेटी की शादी कर देनी चाहिए, तो पत्नी भी उनकी कहती है कि हाँ, बिल्कुल कर देनी चाहिए। इधर-उधर आस-पड़ोस में अलग-अलग लोगों से वो रिश्ता तय करने की बात करते हैं। फिर एक व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने बगल के ही गाँव में एक रिश्ता बताया, जो कि जो व्यक्ति होते हैं जिनका नाम शिव कुमार होता है। शिव कुमार से रामधनी की बातचीत शुरू होती है। शिव कुमार को वो व्यक्ति पसंद आते हैं, तो फिर बात अब लड़की की देखने की आती है। दो जो शिव कुमार होते हैं वो अपनी पत्नी यानी कि जिनका नाम कमला देवी होता है, कमला देवी से भी कहते हैं कि जो लड़की है ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी होगी, क्योंकि पिता के जो नाक नक्शे हैं उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बेटी अच्छी उनकी होगी। क्यों ना शादी की बात की जाए, तो कमला देवी भी तैयार होती हैं और फिर दोनों लड़की देखने के लिए उसके घर पहुँचते हैं। लड़की को देखने के बाद लड़की इतनी खूबसूरत थी जिसको देख कर के ही इन दोनों को पहले ही नज़र में लड़की पसंद आ जाती है। फ़ोटो लेकर के आते हैं, लड़के को अपने दिखाते हैं और कहते हैं कि लड़की हमें पसंद है। फिर जो लड़का होता है जो कहता है कि आप लोगों को अगर लड़की पसंद है तो फिर मुझे क्या ही ऐतराज़ हो सकता है। तो लड़की देख चुके हैं तो फिर अब शादी की बात तय कर लीजिए। फिर सब कुछ पंडित के अनुसार फिर तय होता है और फिर एक डेट मुकर्रर की जाती है। 14 जनवरी 2020 की शादी की डेट रखी जाती है। परिवार वाले, दोनों परिवार वाले अपने-अपने तैयारियों में जुट जाते हैं। इधर जो लड़की है वो भी अपनी तैयारियों में जुटती है, जो भी उसको सामान लेना होता है सारा कुछ अपना लगी रहती है। इधर लड़का भी शादी की दिन जो है वो नज़दीक आता है, शादी के लिए बारात भी आ जाती है। बाकायदा जो रीति-रिवाज होता है उसी रीति-रिवाज से शादी होती है। लड़की है जो अब विदा होती है सुबह में, अपने घर पहुँचती है यानी ससुराल में पहुँचती है। वहाँ पर जो वहाँ की रस्में होती हैं, सारी रस्मों को बाकायदा अच्छे ढंग से निभाया जाता है। फिर रात होती है, सुहाग रात जो होती है सबसे एक हसीन पल होता है जहाँ पर एक लड़का, एक लड़की एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अब जो शुरुआत होती है, फिर वही शुरुआत कहीं भी कहीं न कहीं कभी-कभी लास्ट हो जाती है, कभी-कभी वही शुरुआत पूरे जीवन लोग साथ रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर कुछ और ही होने वाला होता है। दरअसल जो अवधेश है और जो सरिता है, इन दोनों की जो बीच में उस रात कांड होता है, उसको जब सरिता देख सुनती है, समझती है, तो फिर उसको बड़ा ही अजीब-सा लगता है। दरअसल होता ये है कि जो टाइमिंग होती है सोने की, यानी कि रात के लगभग 10 बज रहे होते हैं, जो अवधेश होता है अपने कमरे में आता है, तो जो घूँघट उठाने वाला होता है, तो सरिता बोलती है कि घूँघट ऐसे मत उठाइए आप, पहले दूध पी कर के आइए, उसके बाद घूँघट उठाइएगा, फिर हम लोग बातें करेंगे। और जो अवधेश होता है वो कहता है कि ठीक है। वो जाता है, दूध पीता है और आता है फिर अपनी पत्नी के पास, पत्नी का घूँघट उठाता है।
उसको देख करके मानो जो उसकी खूबसूरती थी, देख करके वो खुद को रोक नहीं पा रहा था और फिर उससे कुछ बातें करता है, उसके बाद उस पर टूट पड़ता है और जैसे ही कुछ ही वक़्त गुज़रता है, इतने में उसको ऐसा लगता है कि जो वो व्यक्ति है, अब वो किसी काम का नहीं रह गया, वो डिस्चार्ज हो गया है। अब वो उसकी जो पत्नी है, अब उसकी पत्नी के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है, लेकिन जो उसका पति है, कहीं न कहीं अब खत्म होता हुआ नज़र आता है, यानी कि डिस्चार्ज हो चुका है, अब किसी काम का नहीं बचा है। फिर उसकी पत्नी इंतज़ार करती है, कि हो सकता है कुछ देर बाद सही हो जाएँगे। लेकिन जो उसका पति है, अब फिर एक बार खत्म होने के बाद तो फिर वो दोबारा से उठता नहीं है, फिर सो जाता है। सो करके अगली सुबह उठता है, तो फिर वो देखता है कि उसके बदन पे तो एक भी कपड़ा नहीं है और लेकिन जो उसकी स्थिति है, बड़ा ही डमाडोल टाइप की है, यानी कि उसने तो रात में कुछ किया ही नहीं है। कहीं न कहीं ऐसा उसको लग रहा था कि जो उसकी पत्नी है, कहीं नाराज़ ना हो जाए। फिर अपनी पत्नी से बातचीत करता है कि रात में ऐसा मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मैं सो गया और तुम्हारे साथ कुछ कर भी नहीं पाया। तो उसकी पत्नी मुस्कुराती है, वो कहती है कि कोई बात नहीं। जो अवधेश है, फिर रात होती है और फिर रात को फिर अपनी पत्नी के पास जाता है। लेकिन यहाँ पर भी उस रात भी वो फ़ेल हो जाता है। जैसे ही वो कपड़े अपने उतारता है, अपनी बीवी के कपड़े उतारता है और अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाला होता है। लेकिन उससे पहले ही वो डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि वो अपनी पत्नी के साथ कुछ कर ही नहीं पाता है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उसके अंदर जो मर्दानगी है वो खत्म हो चुकी है। जो उसकी पत्नी यानी कि जो सरिता है, अब उसको यही उसके मन में बैठ जाता है, वहम बैठ जाता है कि उसका जो पति है वो कहीं न कहीं नामर्द ऐसा लग रहा है। अगली सुबह होती है, अपने घरवालों को फ़ोन करती है और कहती है कि उसको ससुराल से अपने मायके आना है। अब जैसे इस बात को पिता सुनता है यानी रामधनी सुनता है, वो कहता है कि आखिर बात क्या है? तो जो लड़की है वो कहती है, जो भी बात होगी मैं आकर के बताऊँगी। अब जो रामधनी है वो आते हैं और अपनी बेटी को लिया करके घर जाते हैं और फिर वहाँ पर वो अपनी माँ से, मनसा देवी से सारी बातें बताती है कि उसके साथ ऐसा-ऐसा इस सुहाग रात में हुआ है, उसके बाद भी ऐसा हुआ है। जो मनसा देवी होती है वो कहती हैं कि अच्छा हो सकता है कि कोई दिक्कत रही होगी, हो सकता है फिर सही हो जाएगा। इस पर जो लड़की है वो कहती है कि नहीं कुछ भी हो जाएगा, अब मैं उस घर में दोबारा से नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरा जो पति है वो नामर्द है। अब जैसे ही इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी, जो रामधनी होते हैं वो इस बात को सुन रहे होते हैं और फिर उनके पैरों तले इस बात को सुन कर के ज़मीन खिसक जाती है कि ये उसके हाथों क्या हो गया? जिस हाथों में अपने बेटी का हाथ दिया था, वो हाथ कहीं न कहीं नीचे गिरता हुआ नज़र आता है और फिर टूटता हुआ नज़र आता है। फिर जो रामधनी है अपनी बेटी को समझाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन जो बेटी है वो जाने के लिए तैयार ही नहीं है एकदम। अब बात फिर मायके में पहुँच से ससुराल में पहुँचती है और जो रामधनी है अपने समधी यानी कि शिव कुमार से बातचीत करते हैं और बताते हैं कि अगर आपके बेटे में अगर कोई दिक्कत थी तो फिर हमें बताया क्यों नहीं? आपने हमसे ये बात क्यों छुपाई? इस पर रामधनी होते हैं, सारी बातें तो कह लेते हैं लेकिन शिव कुमार है वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, जो मेरा बेटा है वो बिल्कुल सही है। आपकी बेटी हो सकता है साथ नहीं रहना चाहती है। अब ऐसे कर के इन लोगों में तू-तू मैं होने लगती है, बात बहस होने लगती है। फिर मामला थाने में ना जाकर के गाँव की पंचायत में सुलह समझाने के लिए बात कही जाती है और फिर पंचायत जुड़ती है तो फिर वहाँ पर ये निर्णय लिया जाता है कि कोई बात नहीं इन लोगों का मेडिकल चेकअप करा लिया जाए। अब फिर जो लड़का है अब इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन जो लड़की है वो कहती है चाहे अब जो भी हो जाएगा, मैं अब इस लड़के के साथ बिल्कुल नहीं रहने वाली, मेरा इसके साथ जीवन गुज़र नहीं हो सकता। अब इधर जो अवधेश है वो परेशान है कि आखिर अब क्या होगा? अब ऐसे ही वक़्त गुज़रता है, कुछ समय बीतता है, लेकिन अब इन दोनों के बीच में बात तलाक तक की आ जाती है। अब परिवार वाले भी अब हार मान जाते हैं और फिर सरिता के आगे सबको झुकना पड़ता है और फिर उन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। अब इधर वक़्त गुज़र रहा होता है, जो अवधेश है वो अपने घर पे आराम से अपनी जो जीवन है, उसको तो काट रहा होता है लेकिन उसको समाज में मुँह दिखाना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। क्योंकि जो सभी लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये जो लड़का है ये नामर्द है, अब ये किसी काम का नहीं है। अब जो अवधेश है वो परेशान है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे? ज़्यादातर वो वक़्त अपने घर में ही बिताता था, बाहर निकलता नहीं था। बाहर जब निकलता था तो लोगों के ताने सुनता था, हालाँकि ऐसा कुछ था नहीं। बार-बार जो अवधेश के पिता हैं, यानी कि शिव कुमार हैं, वो इस बात को समझाने में लगे हुए थे रामधनी को, यानी अपने समधी को कि हमारा बेटा जो है वो सही है, बिल्कुल सही है, चाहे तो आप मेडिकल चेकअप करा लें। इस पर जो रामधनी है वो कहते हैं कि जब मेरी बेटी ही नहीं रहना चाहती है, तो फिर आखिर मैं कर भी क्या सकता हूँ? लेकिन जो रामधनी ने अब अपनी बेटी की शादी में जो कर्ज़ लेकर के शादी करी थी, अब वो सारा कर्ज़ अभी वैसे ही पड़ा था। रामधनी जो है वो परेशान है। लेकिन जो इधर लड़की होती है सरिता, सरिता फिर अपने पुराने आशिक यानी कि दीपक को फ़ोन करती है, जो उसका पुराना प्रेमी होता है
और प्रेमी को कहती है कि गाँव के बाहर जो मंदिर है, उसी मंदिर के पीछे मुझसे मिलो। अब जैसे ही दीपक इस बात को सुनता है, वो तुरंत कहता है कि ठीक है, और दिए गए वक़्त पे दीपक जो है शाम के 4 बजे अपनी प्रेमिका यानी कि सरिता से मिलने के लिए पहुँच जाता है और फिर उन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। दरअसल सरिता कहती है कि उसने अपने पति को छोड़ दिया है। अब वो उसके यानी कि अब वो कहती है कि दीपक, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी और मैं अपने पति को छोड़ दी हूँ बस तुम्हारे लिए। इस पर जो दीपक होता है, इस बात को जैसे ही सुनता है, वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम मुझसे ये कह रही हो कि तुमने मेरे लिए अपने पति को छोड़ा। इस पर सरिता होती है, वो कहती है कि हाँ, वो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सका और मैंने जो उसका दूध है, उसी दूध में एक दवा मिला दी थी और उसी दवा से जिस जो दवा होती है वो मेडिकल में मिलती है और फिर वो ऐसी दवा होती है कि आदमी जैसे ही वो औरत को देखेगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर उसके साथ कुछ करने के लायक ही नहीं रहेगा उस टाइम पूरी रात में। तो वो कहता है कि अच्छा तुमने ऐसा क्यों किया? तो फिर कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? एक काम करो कि चलो हम लोग शादी करते हैं। तो जो दीपक होता है वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार तो ज़रूर करता हूँ, लेकिन इस हद तक भी नहीं करता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ। जो लड़की है जैसे ये बात सुनती है तो मानो उसका कलेजा फट सा जाता है। अब वो इस बात को बेहद दर्द से वो गुज़र रही होती है, लेकिन अब वो दीपक के पैरों में पड़ करके वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ अपना बर्बाद कर दिया है, जिससे मेरी शादी हुई है मैंने उसको नामर्द साबित किया, उससे मेरा तलाक हो गया, बस मैं तुमको पाने के लिए तुम्हारी चाहत में मैंने ये सब कदम उठाया। इस पर जो लड़का होता है वो कहता है चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तो जो लड़की है वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारी माँ से अगर बात करूँ, तो क्या तुम्हारी माँ इस मेरी बात को मानेंगी? क्या वो शादी करने के लिए तैयार होंगी? वो कहता है कि तुम्हारी मर्ज़ी, तुम चाहे तो बात कर सकते हो, अगर वो शादी करने के लिए तैयार होगी तो फिर मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। और वो दीपक की माँ के पास यानी कि अनीता देवी के पास जाती है। अनीता देवी से वो बातचीत करती है, तो जैसे ही अनीता देवी इस बात को सुनती है कि ये लड़की जो है वो मेरे बेटे से शादी करने की बात कर रही है। वो अनीता देवी उस महिला की, उस लड़की की सारी बातें सुनती है, यानी सरिता की सारी बातें सुनती है। दरअसल सरिता ने जो-जो कारनामे किए थे, वो सारी बातें अनीता से बताती है कि उसने अपने पति के दूध में दवा मिलाई थी और फिर उसको नामर्द साबित किया, फिर उससे उसका तलाक हो गया। यहाँ तक उसने ये भी बताया कि उन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं बनता है और जो लड़का है अब उससे मेरा तलाक हो चुका है। आप मुझसे अपने बेटे की शादी करवा दीजिए। इस पर जो अनीता है वो भड़क जाती है, वो कहती है कि तुम इतनी निहायती घटिया किस्म की लड़की हो कि तुमने ऐसा कर दिया, जिससे तुम्हारी शादी हुई तुमने उसको किसी लायक नहीं छोड़ा, उसकी इज़्ज़त एकदम तार-तार तुमने कर दी और तुम इस उम्मीद से किस मुँह को लेकर के आई हो कि मैं अपने बेटे की शादी तुमसे कर दूँगी। अब ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम भूल जाओ, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे पिता से कह के सारी बातें बता दूँगी कि तुमने जो अपने ससुराल में किया है। इस पर जो लड़की होती है, अब वो उसके सामने कोई अब ऑप्शन नहीं होता है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे? और फिर वहाँ से वो सीधा अपने घर चली जाती है। अब इधर जो अनीता देवी होती हैं, अगले दिन वो पहुँचती हैं रामधनी के घर पे और रामधनी से सारी बातों को बताती है कि आपकी बेटी ने कैसे करके और एक लड़के को मर्द से नामर्द साबित किया है और अपना घर बर्बाद कर लिया है, वो भी मेरे बेटे के प्यार में पड़कर। जैसे ही रामधनी ये बात को सुनते हैं तो फिर उनका कलेजा काँप जाता है कि उनकी बेटी ने इस हद तक गिरी हुई हरकत की है कि जिसको कभी माफ़ी नहीं किया जा सकता है। अब जो रामधनी है अपनी बेटी को बुलाते हैं और बुला करके उससे बस एक ही बात पूछते हैं कि एक बात बताओ कि तुम ये जो कह रही हैं क्या तुमने ये सही किया है? इस पर जो लड़की है वो मुंडी अपने नीचे कर लेती है, क्योंकि अब उसको पता ही था कि उसके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब वो कर भी क्या सकती है। अब उसने सारी बातों को कबूल लिया कि हाँ, उसने उसी ने ऐसा किया है। इस पर जो रामधनी है उनकी आँखों से आँसू अब रुक नहीं रहे थे। कहते हैं कि जो मैंने तुम्हारा लिए कर्जा लिया था, मैंने तो अभी वही कर्जा नहीं भरा और तुमने ऐसे गुल खिला दिए, ऐसी तुमने हरकत कर दी। इधर जो अनीता देवी होती हैं, उसी रात को अपने बेटे को अब उस शहर से बाहर भेज देती हैं कमाने के लिए कि तुम चले जाओ। अब जैसे ही ये बात अनीता को पता चली थी, उन्होंने ये कदम उठा लिया था कि अगर सरिता अगर यहाँ पर रहेगा ये, तो सरिता इसको परेशान करेगी, शादी करने के दबाव डालेगी, तो हो सकता है लड़का है फिसल गया तो अनजान में कोई गलती कर लेगा। सरिता को जैसे ही ये बात पता चलती है कि दीपक भी उसको छोड़ करके जा चुका है, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर अब वो करे भी तो क्या करे? दरअसल जो लड़की है अब उसके पास कोई चारा ही नहीं था, अब वो करे भी तो क्या करे आखिर? इस पर जो रामधनी है अब तो उसको डाँट ही फटकार रहे होते हैं। जो लड़की है फिर वहाँ से निकलती है शाम के टाइम और फिर वहाँ से जाती है घर के पास अपने एक
कुआँ टाइप का होता है और उसी कुएँ में कूद करके वो अपनी जान दे देती है। जैसे ही कुछ समय बाद इस बात की खबर लगती है कि जो सरिता है वो कुएँ में गिर चुकी है, परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है। सभी लोग आनन-फानन में उस लड़की को निकालते हैं, लेकिन वो जो लड़की है वो मर चुकी थी। अब इसमें गलती भी किसी की नहीं थी। अब सारा मामले को वहीं पर दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मामला दबने वाला कहाँ होता है। मामला सुर्खियों में आता है, फिर मामला पुलिस तक पहुँचता है, लेकिन इसमें किसी की गलती नहीं होती है। गलती होती है तो वो सरिता की होती है। सरिता ने सारी बातों को दबाव में किया था और इसमें किसी की गलती नहीं होती। इसमें से किसी को कोई भी सज़ा नहीं होती है और ना ही किसी को पुलिस अरेस्ट करती है। मामले को वहीं पर रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाता है, बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है और फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आप अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।